नमस्कार। 5 बजे की 5 खबरों के साथ मैं आकांक्षा त्रिपाठी आपके साथ हाजिर हूं। सबसे पहले रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबर का। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम गया और आपको बता दें कि प्रचार के अंतिम दिन सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य जो तमाम दल हैं उन्होंने अपनी अपनी ताकत झोंकी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार 12 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। मौजूदा वक्त में विधानसभा के सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी के पास 43 सीटें हैं और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कल कुल 68 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं जो कि सही मायने में एक ट्रेंड सेट करती हैं। वो ट्रेंड क्या है वो आपको बताते हैं। 2012 में कांग्रेस ने जीती थी ये सीट, तो 2017 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था। यानी कि यहाँ पर जो ट्रेंड चलता है वो ये है कि यहाँ की जनता रिपीट करती रहती है अपने प्रत्याशी को। लगातार हर 5 साल में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि हर 5 साल में इन सीटों पर लगातार वोट बदलते रहते हैं और सियासी जो मिजाज है वो भी वोटर्स का यहाँ पर बदलता रहता है। हमारे साथ संवाददाता नितिन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कल हिमाचल में चुनाव होना है और 43 सीटों पर पहले बीजेपी काबिज थी। अब की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है इस बार के चुनाव में, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम स्टार प्रचारक इस दौरान मौजूद रहे और चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस बार की बात करें तो कैसा मुकाबला हिमाचल में देखने को मिल रहा है? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल प्रदेश के दौरे में, तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं हिमाचल प्रदेश के दौरे पे गए हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनावों की नजदीकियां बढ़ी थी तो वैसे ही देखते हो स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ को जो है स्टार प्रचारक में वहाँ भेजा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों को जो लुभाना है, उसे वहाँ के कैंडिडेट को जिताना है। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश योगी आदित्यनाथ को भेजा गया था। उसके बाद में आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे, अमित शाह गए थे, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से जोर शोरों में है, क्योंकि कांग्रेस भी राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी जो है खुद चुनावी रैली को संबोधित करिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी खुद यहाँ पर गए हुए थे। तमाम बड़े बड़े चेहरे लगे हुए, क्योंकि पार्टियों को जिताने के लिए लग रहे हैं। अभी अलग अलग पार्टी के लोग नेता वहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा गढ़ है कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार और वहाँ के जो लोग हैं वो रिपीट करना चाहते हैं कि यहाँ के जो विधायक है या जो सांसद हैं, तमाम बड़े बड़े चेहरों को जो है रिपीट किया जाता है कि सांसदों को दोबारा वहाँ से हिमाचल प्रदेश से जिताया जाए। लेकिन वहाँ पर कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने में लग रही है, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लग रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को चुनाव को लेते हुए जो कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार तक कितना उन्होंने विकास की योजनाओं को जो यहाँ पर शिलान्यास किया है। खुद जब पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी यही कहा है कि अब की बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में बनाने के लिए जा रही है। बिल्कुल नितिन, और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो 5 सीटें हैं जिनको वीआईपी सीट बोला जाता है, इन सीटों पर अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी हालांकि पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है, अपने पैर जमाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन वीआईपी सीटों पर कहीं ना कहीं अभी भी जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल जो वीआईपी जो सीटें हैं 5 वीआईपी सीट है, क्योंकि वीआईपी सीटों का मतलब यह है कि जिस तरीके से वीआईपी लोग यहाँ अच्छे तरीके से सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहती थी। लेकिन अब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस वहां पर फुल टक्कर देने के लिए खड़ी है, कि कांग्रेस का कहना है कि यहाँ से जो 5 सीटें हैं वीआईपी सीट है उस पर ही टक्कर दे रही है कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं वीआईपी सीटों पर ही ज्यादा इनकी जो अलग अलग पार्टियों की जो नजर है वो बनी हुई है, क्योंकि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि एक बार हिमाचल में दोबारा यहाँ सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उधर कांग्रेस भी अपनी सरकार बनाने की बातें कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है वहाँ पर कि रोजगार की बात वहाँ पर करिए, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पर परेशान रहते थे हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश में कोई रोजगार नहीं मिला है लोगों को, वहाँ रोजगार की कांग्रेस पार्टी जो है बात कर रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वहाँ पर बात करिए, वहाँ पर यह है अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुंचे थे, देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ तौर पर यही कहा कि कांग्रेस पार्टी 2 ही राज्यों में बची हुई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है विकास की बात नहीं करती, और यहाँ पर जो अब तक यदि विकास करती तो कांग्रेस पार्टी दोबारा लौट के आती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ तौर पर यही कहना है कि एक बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी हैं, वो खुद ये बात करें कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश
में सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल नितिन, हर पार्टी अपना अपना दावा ठोक रही है, हर पार्टी यही कह रही है कि उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन अगर हम पिछले 3.5 दशकों की बात करें तो लगातार ऐसी चीजें सामने आई हैं कि हर बार रिपीट होती है यहाँ पर सरकार। अभी बीजेपी की, जैसे कि हम सभी जानते हैं, लगातार बीजेपी ने कई रैलियां यहाँ पर की हैं, कई बड़े नेता उनके पहुंचे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हिमाचल पहुंचे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी भी पूरी कोशिश इसको लेकर कर रही है कि जो पिछले 3 दशकों से चला आता आ रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो ये कहीं ना कहीं टूटे, और इसको तोड़ने के लिए ही लगातार जनसभाएं की जा रही थी, लगातार जनता को साधने का प्रयास किया जा रहा था। जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है अभी कुछ दिन पहले भी जो है जनसभा को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री खुद वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जा जाके यहाँ भी बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे हैं वो खुद वहां पर जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो वहीं कांग्रेस भी जो है लग रही हुई है, लोगों को लुभाने में लगी है, वोटर्स को लुभाने में लगे। तमाम बड़े बड़े चेहरों को जो है वहां पर भेजा गया है। खुद सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको वहां भेजा हुआ है। वो खुद उस चेहरे की बात करते हैं कि सचिन पायलट जो है एक युवा चेहरा है, युवाओं के उससे जो है ज्यादा बातचीत करते हैं। रोजगार की बात वहां पर खुद कांग्रेस पार्टी कर रही है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां रोजगार पर लेकर ये बातचीत बिल्कुल कर रही है। तो नितिन, ये बहुत महत्वपूर्ण इस बार का चुनाव होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की सरकार अभी हिमाचल प्रदेश में है, और ऐसे में फैसला किसके पक्ष में आएगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। यूपी मैनपुरी लोकसभा के साथ साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, और चुनावी सरगर्मी के बीच मैनपुरी में बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। आपको बता दें, ये सीट यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। अब यहां बहू बनाम बहू का चुनाव देखने को मिल सकता है, बहू बनाम बहू की जंग यहां पर देखने को मिल सकती है, यानी कि एक तरफ डिंपल यादव और दूसरी तरफ अपर्णा यादव हो सकती है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया है। अब चर्चा ये हो रही है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि उनका टिकट अभी तक पक्का नहीं हुआ है, लेकिन उनके नाम को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेजी से हो रही हैं। डिंपल के नाम का ऐलान होने से पहले ही चर्चाएं तेज हो रही हैं। अब देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मैनपुरी की लड़ाई को लेकर किस तरीके से चीजें यहां पर चल रही हैं। 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होना है, और ऐसे में यहां पर बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहू वर्सेस बहू की लड़ाई यहां पर होगी। जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं, और मैनपुरी देखिए, क्योंकि यादवों का गढ़ माना जाता है और मुलायम सिंह यादव खुद यहां पर रहे हैं, और करहल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आते हैं। ये पूरा क्षेत्र मैनपुरी, इटावा, इसके अलावा आजमगढ़ और ये जो आसपास का क्षेत्र है, कन्नौज से लेकर पूरा क्षेत्र, ये समाजवादी पार्टी के ही वोट बैंक का क्षेत्र है। मैनपुरी शहर सीट से बीजेपी के जयवीर सिंह, और यहां पर अब मुकाबला जो है बहुत ज्यादा कड़ा देखने को मिल सकता है। अगर बीजेपी की टिकट से अपर्णा यादव इस लड़ाई में उतरी तो ऐसे में यहां पर बहुत ही ज्यादा लड़ाई जो है दिलचस्प हो जाएगी, ये मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। मैनपुरी संसदीय सीट में 5 दिसंबर को मैनपुरी का उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को ये सीट, इस पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, और 2 बार सांसद रह चुकी है डिंपल यादव। कन्नौज उपचुनाव और फिर 2014 में सांसद बनी, कन्नौज से भी सांसद डिंपल यादव रह चुकी हैं। उनका राजनीतिक अगर करियर की बात करें तो काफी अच्छा रहा। सपा ने एक दिन पहले ही लिया है ये बड़ा फैसला, आलोक शाक्य को मैनपुरी का नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इससे भी कई वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है, और चुनाव के दंगल में राजभर ने भी सियासी दांव अपना चल दिया है। तो यहां पर देखिए, तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार अपने अपने प्रयास कर रही हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद यहां पर सियासी दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। संवाददाता मुकेश हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, देखिए, ये सीट जो है, जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, मैनपुरी सीट, जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, इस पर डिंपल यादव वर्सेस अपर्णा यादव की बातचीत चल रही है। चर्चाएं बहुत ज्यादा इसको लेकर तेज चल रही हैं। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? आपको बता, बहुत ही निगाहों पे बन गई हैं। आपको बताते चले कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो वही भाजपा एक बहुत बड़ा स्टंट खेलने की तैयारी में है। आपको बता दूं कि अभी तत्काल सूत्रों से खबर आ रही है कि एसपी सिंह बघेल भी आ सकते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट से, क्योंकि जितने भी प्रत्याशियों के नाम चल रहे थे उन सभी को दिल्ली बुलाया गया है किसी खास मीटिंग के जरिए, और सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए मैनपुरी से। और जो सीट है, अपर्णा यादव की जो बात की जाए तो अपर्णा यादव अगर सीट पे आती हैं तो बहुत ही बड़ा घमासान होगा, और सपा के लिए बहुत
कठिन डगर हो सकती है मैनपुर बिल्कुल की। बिल्कुल मुकेश, और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि दोनों चाहे अपर्णा यादव की बात कर लें चाहे डिंपल यादव की बात कर लें, दोनों ही मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। ऐसे में सिंपैथी वोट भी मिल सकता है, अपर्णा यादव की तरफ भी जा सकता है यादव वोट बैंक, और साथ ही साथ डिंपल यादव की तरफ भी। तो यहाँ पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि आप पूरी इस खबर पर उस एरिया में आप एक्टिव रहते हैं, आपको जानकारी होती है हर चीज की। आप ये बताइए कि फिलहाल अगर बात करें डिंपल यादव और अपर्णा यादव की, तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है? अगर बीजेपी ने अपर्णा यादव को उतारा तो क्या डिंपल यादव पर अपर्णा भारी पड़ सकती हैं? बिल्कुल, यहाँ बात की जाए तो लोकसभा सीट पर सर्वाधिक वोट जो बैंक है वो यादव है। दूसरे स्टैंड पे शाक्य समाज का वोट बैंक करता है काम, और तीसरे स्टैंड की बात की जाए तो बीएसपी का वोट बैंक है। तीनों ही वोट बैंक परेश बिल्कुल समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यादव बाहुबल है और यादव मुलायम सिंह घर से ही परिवार से रिलेटेड है अपर्णा यादव, और ये डिंपल यादव के लिए खतरा साबित भी हो सकती हैं। तो बिल्कुल वोट बैंक तो भारी यादव है। अगर कोई भी प्रत्याशी है, 2-1 पीएम से आते हैं तो एक ना एक प्रत्याशी को तो इसका मुआवजा भुगतना ही पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी मुकाबला होने वाला है, और जिस तरीके से अपर्णा यादव वर्सेस डिंपल यादव यहाँ पर बातचीत चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, अगर ऐसा ही कुछ देखने को मिला तो वाकई मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मुकेश आपका। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार का दिन अहम रहा। ज्ञानवापी को लेकर शुक्रवार को अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग के संरक्षण जारी रखने के आदेश दिए हैं, और आपको बता दें कि यानी कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग को कोई नहीं छुएगा। अदालत ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजू खाने के संरक्षण का आदेश दिया था। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी। तो श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तय की गई है। संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियम, देखिए तीनों कोर्ट में अलग अलग मुद्दों पर आज सुनवाई चली, और ये ज्ञानवापी जो मामला है काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, और अभी जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, लग रहा है कि मामला लंबा चलने वाला है अभी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों तस्वीरें निकल के सामने आई, मंदिर परिसर के अंदर का जो विवादित हिस्सा है उसको खोला गया, उसको देखा गया, और वहां पर जो शिवलिंग के आकार की जो आकृति दिखाई गई उसके संरक्षण का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 17 मई को जारी किया गया था, जो आज समाप्त हो रहा था। लेकिन अब उसको और भी आगे बढ़ा दिया गया है, अगले आदेशों तक उसका संरक्षण जो है वो रखने के आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अभी जो जिला प्रशासन है उसकी सुरक्षा का पूरी तरह से जो है वो व्यवस्थाएं रखें, और उसको अभी सुरक्षित रखा जाएगा। आगे का जो आदेश होगा वो अगली तारीखों में आएगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में जो है वो आगे के आदेश होंगे, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। आज तीनों ही कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट अदालत जो है, जो जिला अदालत है, वहां पर इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और उसके अंदर इस बात का फैसला आया है। तो फिलहाल अभी जो है शिवलिंग के रूप की जो आकृति थी, जो कथित रूप से जिसको शिवलिंग बताया जा रहा था, जो लंबे समय से विवाद है उसको लेकर वजू खाने के अंदर, तो उस पर अभी फिलहाल उसके संरक्षण पर रोक जो है वो बरकरार रखी गई है, और कहा गया है इसका संरक्षण जो है वो अभी बरकरार रहेगा, उस पर आगे जो है वो सुनवाई होगी। इसके अलावा जो एएसआई का सर्वे होना है उसको लेकर अगली डेट में सुनवाई होनी है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो 5 दिसंबर को सुनवाई करेंगे। एएसआई के सर्वे को लेकर जो उस पे पूरी सुनवाई होनी है वो 28 नवंबर को सुनवाई होगी, और उसके बाद जो तस्वीर है आगे की वो साफ होगी, और देखना होगा उसको लेकर आगे अदालत की तरफ से क्या कुछ आदेश जो है वो जारी किए जाते हैं। बिल्कुल, पूरे मामले पर अभी जो बाकी सुनवाई बाकी है उनके बाद काफी कुछ तस्वीरें साफ हो सकती हैं। प्रियम, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी जो दलीलें हैं वो जिला जज को बताएं। इससे उनको बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। अपनी दलीलों को जब वो पेश करेंगे तो उनकी बातों को सुना जाएगा। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पक्षों को कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपने अपने जो याचिका है और अपने अपनी जो बातें हैं उनको लेकर वो अदालत में पहुंचे और वहां पर जाकर वो उन बातों को रखें। दोनों ही पक्षों को जो है सुना जाएगा, दोनों ही पक्षों की तरफ से जो सबूत पेश किए जाएंगे उनका जो है वहां पे विश्लेषण किया जाएगा, और उसके बाद कोर्ट की तरफ से अगला आदेश जो है वो आएगा। लंबे समय से देखिए ये विवाद जो है वो बना हुआ है,
लंबे समय से अब इसमें कोर्ट में सुनवाई भी इस मामले को लेकर चल रही है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इस मसले को कोर्ट के जरिए ही सुलझाया जाए। ठीक जिस तरीके से अयोध्या का मसला जो था वो कोर्ट के जरिए सुलझा, ठीक उसी तरीके से अब वाराणसी का जो ज्ञानव्यापी का जो मुद्दा है वो भी कोर्ट के जरिए सुलझने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। और उसी के चलते ये पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जिसमें आज भी तीनों ही कोर्टों में सुनवाई हुई है। कोर्टों ने अगले आदेश तक इस आदेश को जारी रखा है कि जो शिवलिंग के रूप की जो आकृति है, कथित रूप से जिसको शिवलिंग जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, उसको संरक्षित रखने के लिए आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से जारी किए गए। बिल्कुल। और प्रियम देखिए, क्योंकि कोर्ट में जब मामला कोई जाता है तो कोशिश यही की जाती है न्याय देने के समय पर, जब सुनवाई होती है तो यही कोशिश की जाती है कि दोनों पक्षों को बेहतर तरीके से सुना जाए। लंबा समय लगता है तो लगे, इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो न्याय जिस भी चीज को लेकर होता है उसमें समय ज्यादा लंबे लग जाता है। और ये क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो कोर्ट भी ये नहीं चाहता किसी की भी धार्मिक मान्यताएं आहत हो। बिल्कुल, देखिए कोर्ट बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हों। दोनों ही पक्षों को बाकायदा सुना जाएगा, उनके सबूतों को देखा जाएगा, उसके बाद में अंतिम फैसला उस पर आएगा। जरूर जाहिर सी बात है कि अभी इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला है। दोनों ही जो पक्ष हैं उनकी भावनाओं का, दोनों ही समुदायों की अलग अलग भावनाएं हैं, उनका वहां पर सवाल है। तो ऐसे में कोर्ट भी सभी चीजों को बारीकी से देखेगा। क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश आते हैं उसमें, क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, फिर हाई कोर्ट का फैसला होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। हर पहलू को, हर दलील को ध्यान से सुना जाएगा ताकि किसी के भी साथ अन्याय ना हो सके, किसी की भावनाएं आहत ना हो सके और जो सच है वही सबके सामने आए, उसी को लेकर फैसला सुनाया जाए। और एक मिसाल हमेशा पेश की जाती है सच्चाई को लेकर न्याय के दौरान, वो पेश हो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रियम आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। राजीव गांधी हत्याकांड से के सभी 6 दोषी शुक्रवार को रिहा हो गए हैं। इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरा रिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं पिछले 32 साल से जेल में बंद थी और ये मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा, नलिनी ने रिहा होने के बाद, कि मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूं। राजीव गांधी हत्याकांड मामले से जुड़े ये तमाम आरोपी हैं जिनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में देखिए, पहले नलिनी को बरी किया गया था और उसके बाद तमाम जो अन्य आरोपी हैं उनको भी बरी किया गया है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी बबीता मेरे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा बातचीत के लिए। बबीता, देखिए, जो 6 दोषी थे इस पूरे मामले को लेकर, राजीव गांधी हत्याकांड को लेकर, उन सभी को बरी किया गया है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आज आकांक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं ऐसा फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्योंकि आज जो है 6 दोषियों को, जो राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल थे, उन दोषियों को रिहाई दे दी गई है। हवाला ये दिया गया था कि इससे पहले जो एजी पेरा रिवलन थे उनको जब रिहाई इसी मई में दी गई थी, उसके बाद इसी का हवाला देते हुए बाकी दोषियों ने भी रिहाई की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और कहा है कि जितने भी अब दोषी हैं, जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं, उन सभी को भी रिहाई दे देनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन उम्र और एक सर्टेन डेट का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ कहा गया है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला सुनाया गया था, क्योंकि 36 घंटे इस पर सुनवाई हुई थी, तो नलिनी ने, जिस तरह से आपने भी बताया कि बयान ये दिया गया था, जब प्रतिक्रिया सामने आई थी तो नलिनी ने ये साफ तौर पर कहा था, ये 36 घंटे मेरे लिए किसी उम्र कैद से कम नहीं थे, ये काफी लंबा समय था मेरे लिए। क्योंकि ये 36 घंटे आकांक्षा समझ सकते हैं, क्योंकि जब रिहाई होती है तो लंबे समय जब जेल में काटा जाता है, उसके बाद जब रिहाई होती है तो वो 36 घंटे भी अब काटना बहुत मुश्किल हो जाता। तो नलिनी की ये प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। वहीं आपको बता दें कि 7 इसमें दोषी
दोषी थे, क्योंकि इससे पहले जो है, क्योंकि जब 12 मई को 91 की ये घटना है, जब तमिलनाडु में राजीव गांधी एक जनसभा को संबोधित करने आए थे, तो एक धनु नाम की एक महिला आई थी उनके पैर छूने के लिए। तो उस समय जो है वो वहाँ पर आई, जब वो पैर छूने के लिए उनके झुकी थी, तो उस समय ये ब्लास्ट हुआ था। तो उस समय जो है कई लोगों की मौत हुई थी, 18 लोगों की इसमें मौत हुई थी। राजीव गांधी को मिला के 18 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद सीबीआई जांच बैठाई गई थी और फिर शुरू हुआ था गिरफ्तारी का सिलसिला। तो आपको ये भी बता दूं, मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ, इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी, 41 लोगों को इसमें आरोपी बताया गया था, जिसके बाद जो है 41 में से 12 लोगों की मौत हो गई थी। 12 लोगों में से 3 लोग फरार हो गए थे और फिर 19 लोगों को इसमें जो है दोषी बताया गया था, आरोपी बताया गया था। फिर सुनवाई हुई थी, तब टाडा जो एक टाडा के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद फांसी की सजा सुनाई गई थी सभी आरोपियों को, सभी दोषियों को। फिर जो है इसके बाद 26 में से 26 लोगों को, माफ कीजिएगा, 26 लोगों को इसमें टाडा की सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो उसके टाडा के तहत ये सुनाया गया था। तो 26 में से 19 लोगों को फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये भी बता दूं, जब टाडा का मामला चलता है किसी पर, तो ये हाई कोर्ट में कोई भी इसको चुनौती नहीं दे सकता है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी जाती है। तो टाडा के लिए जब ये मामला चला था, फांसी की सजा सुना दी गई थी, तो सभी दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद जो है 26 जो दोषी थे उसमें से 19 लोगों को रिहाई दे दी गई थी। तो 19 लोगों की रिहाई के बाद से ही लगातार बबीता ये पूरा मामला चल रहा था, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था और राजीव गांधी की हत्या इस मामले से हुई थी। ऐसे में इसको लंबा खींचना बनता था और तमाम जो आरोपी हैं, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, उनको रिहा कर दिया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में डेंगू के नए मामलों के सामने आने का क्रम लगातार जारी है। डेंगू से बीजेपी नेता अशोक तिवारी समेत 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही जिले में डेंगू से मरने वालों की संख्या 60 तक पहुंच गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में ये संख्या फिलहाल 6 ही है। गुरुवार को 26 नए मरीजों की डेंगू की पुष्टि हुई है। 26 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। लगातार ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक सहसों के बस महुआ गांव निवासी बीजेपी नेता अशोक तिवारी एक हफ्ते से इस डेंगू के बुखार से पीड़ित थे। जांच में डॉक्टर्स ने डेंगू की पुष्टि की थी। पहले उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद उन्हें 5 नवंबर को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी सुबह मौत हो गई। वहीं यमुना पार के उरुआ विकासखंड के रामनगर गाँव में डेंगू से पीड़ित पिंटू केशरी और अशोक केशरी भी बीते कई दिनों से इस बुखार से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। जांच में दोनों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी और इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। तो 3 मौतें डेंगू से हुई हैं। लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्रयागराज में डेंगू का कहर बढ़ रहा है। डेंगू के मच्छर लोगों को काट रहे हैं और जानलेवा बीमारी की ओर ढकेल रहे हैं। संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, देखिए डेंगू का डंक जो है वो लोगों को लगातार लग रहा है और 3 लोगों की जान इसमें गई है जो कि बीजेपी के नेता हैं। ऐसे में क्या डेंगू को लेकर प्रयागराज में व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इंतजाम किए गए हैं, वो पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल, लगातार डेंगू से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। हालांकि इसमें अच्छी खासी संख्या है जो अब ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन इस बीच में लगातार डेंगू अलग अलग इलाकों में फैल रहा है और जिसकी वजह से अस्पताल पूरी तरीके से भर चुके हैं। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, यही नहीं गाँव तक डेंगू का असर पहुंच चुका है। क्योंकि इस बार बारिश देर तक हुई थी, इसकी वजह से डेंगू का प्रकोप भी ज्यादा समय तक पिछले सालों में देखा गया था कि इस समय तक डेंगू का जो एक तरह से प्रकोप है वो कम हो जाता था, लेकिन इस बार डेंगू लगातार अभी भी बना हुआ है। लगातार डेंगू के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से कई लोगों की हालांकि जाने गई हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर माना गया है कि करीब 1000 से ज्यादा अब तक डेंगू मिले। अभी भी वर्तमान समय में 50 से 60 जो है डेंगू के अलग अलग मरीज अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। जो सरकारी अमला है लगातार कोशिश कर रहा है फॉगिंग के जरिए छिड़काव दवाओं का कर रहा है, सफाई की व्यवस्था कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी नाराजगी व्यक्त की थी डेंगू की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं उसको लेकर के। न सिर्फ आला अधिकारियों को तलब किया था डेंगू पर क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई है, क्या बचाव के उपचार के लिए किया जा रहा है, इन तमाम चीजों पर से पूछा भी गया था।
तो ये कह सकते हैं कि प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों में डेंगू ने अपना काफी असर दिखाया है। उसकी वजह से समाज का चाहे जो वर्ग हो, कई स्कूलों की बड़ी संख्या में शिक्षक डेंगू प्रभावित हुए हैं, वकील बीमार हुए हैं, समाज में तमाम लोग ऐसे हैं जो बीमार हुए हैं। बिल्कुल, डेंगू की वजह से कई लोग परेशान हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। और शोएब देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि इंतजाम जो है पुख्ता किए गए थे प्रशासन की तरफ से, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सबको पता है कि डेंगू का समय है, मच्छर पनप रहे हैं, तो लोग भी अपने आसपास सफाई रखें, तो ये बेहतरी होगी और लोगों के लिए भी ये सुविधा होगी, साथ ही साथ सरकार के लिए भी मदद होगी। के लिए जागरूक होना पड़ेगा। खासतौर से डेंगू के मच्छर जहाँ पे पैदा होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जल भराव या गंदगी है। तो लोगों को चाहिए कि अपने आसपास गंदगी न इकट्ठा होने दें। बिल्कुल, जल भराव लोगों को भी समझने की जरूरत है, जल भराव ना करें, जागरूक लोगों को होना चाहिए ताकि डेंगू से बचाव किया जा सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।